बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज का पहले मौजू का आगाज़ कर लेते हैं एक शेर से। फरमाया जनाब कि ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। एक मामला जनाब जो बुत से शुरू होता है और उससे पहले उसकी पूरी की पूरी ऐसी मंजर कशी खान साहब करते हैं, हर जगह पे करते हैं कि हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। पहले थ्रेट करते हैं और उसके बाद फिर खान साहब अपने जो जिस तरह से भी जो थोड़ी देर पहले भी खान साहब आए और वो खिताबात जब शाम को आके वो करते होते हैं, उन्होंने कहा जनाब कि जब हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे तो ममलिकत के लिए काम करना, हुकूमत के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा और बिल्कुल सारा कारोबार हुकूमत ठप हो जाएगा। तो जनाब कल इसका हमने जिसे कहते हैं कि जो प्रीमियर है वो कल हमने देखा लाहौर के अंदर, और लाहौर के अंदर हमने ये भी देखा कि पुलिस वाले मिन्नतें कर लें, तरले करें कि भाई आप सरकारी इमलाक को ना तोड़ें, जिसने जेल जाना है ये वैन का दरवाज़ा खुला है, आएँ और आके बैठ जाएं। तकरीबन 2 करोड़ की आबादी है जी लाहौर की, और लाहौर जिसको अब खान साहब क्लेम करते हैं कि जी ये हमारा कला बन चुका है, उस कले के अंदर से गिने चुने उनके 4 से 5 सरकर्दा सियासी रहनुमा, और उनका ताल्लुक भी शायद उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज भी वो नहीं थी लाहौर की, जिनके नाम थे वो तो आए ही नहीं। लेकिन उसके बाद जो है वो 3-4 वो लोग आगे, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, और आगे चल के बताएंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे ने आज क्या काम किया। और दूसरा साथ जी उनके कोई 70-80 के करीब वो लोग हैं जिनके बारे में ये कहते हैं कि ठाठे मारता हुआ समंदर आ जाएगा, जेलें कम पड़ जाएंगी और फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगा सारा सूरत हाल। तो जनाब इस पर जरा हम बात करेंगे। फिर आज पेशावर का मामला भी हमने देखा, पेशावर के वो विजुअल्स भी हम आपको दिखाएंगे जिसके अंदर एक MPA साहब दरखास्त कर रहे हैं अपने फॉलोअर से कि खुदा का वास्ता ये वैन है, इसका दरवाज़ा खुला है, आए आकर बैठ जाएं। उनमें से कोई एक शख्स भी नहीं आया। बाद में MPA साहब जो हैं ये आप देख सकते हैं, वो बाद में, और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका हुआ है, बाद में MPA जो है वो खुद ही गुस्से से उन तमाम लोगों से निकल के वो खुद भी चले गए। तो ये है जी सारा किस्सा उस जेल भरो तहरीक का। और खान साहब इसके ऊपर जो बयानियां बना के उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि शायद ये जेल भरो तहरीक पाकिस्तान में माजी में रही हैं, उस की ना सिर्फ ये औजे कमाल को पहुंचेगी और बल्कि जो जो मकासद खान साहब ने तय किए हैं वो इसमें हासिल कर लेंगे। अब ना तो इसमें सोशल जो सेक्टर है या आम जो लोग हैं उनका इसमें शुमार होता है, ना खुद PTI के लोग हैं, ना खुद उनकी जो अभी पार्टनरशिप आई है परवेज साहब से, ना उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई इंदिया दिया गया है कि वो भी जेल भरो तहरीक में शामिल होंगे। जनाब इस पे बात करेंगे। सबसे पहले अपने मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट से तारुफ करवा देते हैं। उनका तारुफ जनाब आज हमें ज्वाइन किया है मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने स्काइप के जरिए, शनीला मार साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में ताहिर नईम मलिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर फारूक आदिल साहब और आगा इकरार हारून साहब ज्वाइन करें। आप तमाम मेहमानों का जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल शनीला मार साहबा आपसे जनाब, सवाल ये है कि इमरान खान की तमाम सियासी जो चालें हैं वो रायगा जाती नजर आ रही हैं, और अब नाकाम जेल भरो तहरीक के बाद इमरान खान के पास क्या सियासी ऑप्शंस रह गए हैं? देखिए, इमरान खान ने जो सियासत में एक्सट्रीम मैयर लिए उसकी वजह से उन्होंने अपनी सियासत को बंद गली में नहीं, एक बंद सुरंग में पहुंचा दिया हुआ है। जो कोई सियासी इकदाम कोई सियासतदान कर सकता था, इमरान खान सब कर चुके हुए हैं। और उसका मकसद सिर्फ क्या था, ये कि आपने हुकूमत को प्रेशराइज करके इंतखाबात की डेट लेनी थी, तो अभी तक तो नहीं मिली है। हम जैसे ही वो आईनी तरीके से इक़्तिदार से निकले तो उन्होंने जल्द से जुलूस शुरू कर दिए, फिर एक नाकाम धरना भी उन्होंने 25 मई को दिया। उसके बाद फिर वो एक नाम नेहाद आज़ादी की तहरीक भी चली, और उस तहरीक को नाकामी को देखने के बाद इमरान खान को ये चाहिए था कि वो जमहूरी धारे के अंदर वापस आते, लेकिन उनको पता नहीं किस चीज का खौफ था जिसकी वजह से वो तमाम ऐसे इकदाम करते रहे, या उनके इर्द गिर्द कोई ऐसे मशीर थे जिन्होंने उनको मशवरा दे दे के वहां पे पहुंचा दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता रहा नहीं है। उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं बचा। आखिरी उनके पास क्या था, जेल भरो तहरीक। उसकी नाकामी भी देख लें, कल वो निकले हैं, लाहौर में आए हैं, पुलिस वाले ऐलान कर रहे हैं कि जी आप आए, हमारी वैन तैयार करी है, कैदियों वाली किस किसने जाना है। लेकिन जो दावा किया गया था कि 200 बंदे कारकुन होंगे, 5 हमारे लीडरान देंगे, चले जी लीडरान ने तो दे दी, आपके कारकुनान कहाँ पे थे? 80 बंदे जो है वो लाहौर से जेलों के अंदर गए हैं, और वो भी अब आज राना सनाउल्लाह का बयान है कि बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं। तो अब बाहर आप कैसे आएंगे? अगर आप जमानतें लेने के लिए जाते हैं तो आपको क्या जमानतें मिलेंगी और किस तरह आप जाके जमानतें लेंगे? यानी कि आप खुद एक तहरीक स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद आप जाके कहेंगे नहीं नहीं अब हमें जमानत दी जाए और हम बाहर आके निकलना चाहते हैं। और इतना दावा था कि इमरान खान को चाहिए था कि 200 बंदे, तो आपने खुद कहे थे वहां पे तो हजारों की तादाद में लोगों को जेलों में जाना चाहिए था। जेलें
में जगह तंग पड़ जानी चाहिए थी, ताकि आपकी तहरीक का कोई मकसद नजर आता है या कोई कामयाबी हमें नजर आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो बेहतर यही होता उस वक्त कि इमरान खान साहब जब आईनी तरीके से निकले थे वो पार्लियामेंट के अंदर रहते, अब उस कानून साजी में जो थे हुकूमत की मदद करते, मतलब अब जो वो मिन्नते कर रहे हैं कि और अदालतों में जा रहे हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं, और अब वो स्पीकर को लिख रहे हैं कि जी हम अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, तो आप जो है हमें अपोजिशन लीडर हमारा बनाए, ताकि अब जो नैब का चेयरमैन आना है हम उसमें हुकूमत के साथ मिलके अपना बंदा ला सके। तो अब हुकूमत भी उनको इतनी कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। जो उन्होंने इलेक्शन की डेट ली थी वो उनको नहीं मिल रही है अभी तक। सियासी तौर पे तो उनको सारी नाकामियां देखनी पड़ती। हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया वहां से कुछ उनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन सियासी तौर पे कोई रिलीफ उनको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो कल की जेल भरो तहरीक की नाकामी के बाद मेरे ख्याल में हुकूमत मजीद मजबूत हो जाएगी, और उनको नजर आना शुरू हो गया है कि इमरान खान की तहरीक में कुछ जान नहीं अब रही है। और दूसरी बात है कि जब लीडर जाता है और कोई मिसाल कायम करता है तो पीछे जो लोग होते हैं उनको भी हौसला मिलता है। अगर इमरान खान ख्वार होते रहेंगे जमानतों के लिए खुद एक अदालत से दूसरी अदालत, तो फिर उनका वर्कर कुर्बानी देने के लिए जेल में नहीं जाएगा, लीडरान को पहले कुर्बानी देनी पड़ती है। तो मुझे तो ये तहरीक की नाकामी के बाद इमरान खान के पास कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रही है हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए। इनको लगा पॉइंट आ गया आपके लीडर का कहा ही इसलिए आता है कि उसने लीडिंग रोल प्ले करना होता है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपको इसमें शामिल करेंगे। ये फरमाइएगा, ज़ुबैर नियाज़ी के बारे में भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि जनाब ज़मानत काबिल गिरफ्तारी है। खान साहब के बारे में भी ये इतला क्या है, सबके सामने सबने देख लिया कि अदालतें 2 दिन बुलाती रही हैं, उसके बाद खान साहब पेश हुए, उन्होंने कहा जनाब मुझे ज़मानत काबिल गिरफ्तारी जो है वो दे दी जाए। तो फिर इससे जो उनका फॉलोअर है, इसका मतलब है कि उसके ना निकलने की बड़ी वजह यह भी है कि जब लीडर ही नहीं निकल रहा तो उनका फॉलोअर तो बैठ के ट्विटर और यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर ही अपनी सारा एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। ऐसे ही है सर। और ये फरमा दीजिएगा कि जिस जेल भरो तहरीक के मकासद उन्होंने जाहिर किए थे, उन मकासद को क्या खान साहब हासिल कर पाएंगे? मेरे ख्याल में आज मरियम नवाज ने सरगोधा के जलसे में इमरान की जो ये जेल भरो तहरीक है उसकी जो वजाहत है वो एक ही फिक्रे में कर दी। कारकुनों के लिए जेल, इमरान के लिए बेल। मेरे ख्याल में वो इससे बेहतर शायद इसकी वजाहत नहीं हो सकती थी। जो आज हमने पेशावर का जो सीन देखा, जो अभी आपने अपने स्क्रीन पे दिखाया, वो तो इतना महजूज कुन है कि दिल चाहता है कि उसको बार बार देखे। बल्कि मुझे इसमें एक जो अच्छी खबर नजर आई वो ये है कि जिस सुबह गिरफ्तारी से ये मौसूफ वहां से भागे, मुझे उनके अंदर जो अगला जो ओलंपिक्स है उसमें मैराथन रेस में पहला नंबर लेने वाला मुझे नजर आ रहा है। तो पाकिस्तानी के जो है वो पाकिस्तान के का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। मौका देना चाहिए, आप कह रहे हैं इनको मौका देना चाहिए ओलंपिक्स में। इनको मौका मिलना चाहिए। बात यह है कि इमरान खान एक नया दिन और एक नई नाकामी की दास्तान, एक नया हरबा, अब सिवाय इसके कि हर रोज ये 2 झंडे लगा के अपने आप को वजीर आजम समझकर तकरीर करने के अलावा और तो कुछ रहा नहीं है। क्योंकि यहाँ मेरे महबूब दोस्त डॉक्टर फारूक आदिल बैठे हैं और भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तो मुझे वो नावल याद आता है डॉन कोहाटी। उसमें एक किरदार है जो अपने आप को बहुत अजीम एक जंगजू समझता है, और फिर उसके साथ जो कुछ होता है वो घोड़े पर सवार होके मेडल शेडल लगा के चलता है। मुझे लगता है कि वो एक, इसको अंग्रेजी में बड़ा एक खूबसूरत लफ्ज़ है हैंगओवर। मेरे ख्याल में ये अभी तक उस खुमार से, वजारत उज़्मा के खुमार से नहीं निकले हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये किस तरीके से इनकी सियासत है कि इन्होंने जेल को एक गोल दरवाज़ा समझ लिया है। रिवॉल्विंग डोर आपने देखा है, यहाँ से गए और हुआ से बाहर निकले। इनका ख्याल ये है कि ये यहाँ से निकलेंगे और हुआ से बाहर जाएंगे। अब जो इनके जो नंबर 2 जो कायद है, मुझे नहीं पता कि अब नंबर 2 पर भी झगड़ा होगा
कि परवेज इलाही नंबर 2 होंगे या शाह महमूद कुरैशी 2 नंबर होंगे। मैं 2 नंबर ही नहीं कहता, लेकिन 2 नंबर मुझे नहीं पता किसका है। लेकिन अभी कल वो गिरफ्तार हुए हैं और उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनको जेल में न डाला जाए, बल्कि सीपीओ के दफ्तर में कोई चाय बिस्कुट जो है वो जो डुबो के कप में वो डुबो के खाते हैं, वो शायद वही उनको सीपीओ तो दिया नहीं जिनकी मुबैना ऑडियो भी तो कुछ दिन पहले लीक हुई थी। जी जी बिल्कुल। और अच्छा। आज उनके वली अहद ने उनके जमानत की दरखास्त भी दे डाली है। तो ये एक पाकिस्तान के सियासी कल्चर में इतनी तफरीह जितनी पीटीआई ने फराहम की है वो शायद किसी ने की। अगर सियासत में तफरीह का कोई ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए तो वो पीटीआई को मिलना चाहिए। चलें, ये तो अच्छा है। वो कहते हैं न्यूज़ जो है वो बड़ा उनका बिजनेस है, लेकिन इसके अंदर तफरीक का एलिमेंट भी पीटीआई ने डाल दिया है। जनाब मुझे आगा साहब आपको शामिल करना ये फरमाइएगा MPO 3 के तहत। तो वो कहते हैं जनाब कि अब ये 30 से लेके 90 रोज़ तक रहेंगे, तो इनका ख्वाब तो लगता है चकनाचूर हो गया। और यही वजह है कि जो जैन कुरैशी साहब उनको पता चल गया कि अब मामला तो काफ़ी लंबा जाएगा और ये तो फिर अब CPO साहब के पास भी नहीं गए, इनको तो डायरेक्ट जेल में लेके गए हैं। और जेल में भी कहते हैं कि कोर्ट लखपत में नहीं जाएंगे, फिर मुख्तलिफ जेलों में जाया जाएगा। तो इसके लिए मेंटली तैयार थे कि ये होने वाला है? देखिए, बात ये कि अटक जेल जो है वो सफाई वगैरह कर दी गई है। अच्छा, हाँ। खबर है ये? बगैर में अटक में आज शिफ्ट हो जाएंगे वो। अच्छा अच्छा, तो अच्छी बात है। मेरा मकसद है कि जेलें आखिरकार उन्होंने काटने का शौक़ है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है जहाँ से आपने बात शुरू की थी, मकासद क्या थे। मकासद पाकिस्तान में ये इंटीमेट करना था कि पाकिस्तान में क्योस है, और ये मकासद एक मकसद ये भी था, ये बताना कि रियासत इतनी ताकतवर नहीं है कि हमें जेल भेज सके। तो वो तो उन्होंने देख लिया कि रियासत ने अब अपना आप जाहिर करना स्लोली बट श्योरली शुरू कर दिया है। सही, ठीक है। कुछ दिन पहले मैं आपके के प्रोग्राम में बात हो रही थी कि जी जब ये कोई कानून ही नहीं तोड़ेंगे तो जेल क्यों भरी जाएगी, कैसे इनको वो तो हमने देखा सरकारी इमलाक को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, टैक्स पेयर्स मनी को नुकसान पहुंचाया। नाम ही बताते। देखिए, मैं जहां पे खड़ा हूं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए दफा 144 अनाउंस कर देता DC, खत्म हो गई बात। 5 आदमियों के बाद सारे अंदर, वो कोई इशू नहीं था। इशू यही था कि ये आए और अपने आप को पेश करें। और दूसरी बात ये है कि जब आपको पता है कि MPO 3 में वैसे यूजुअली जमानत कब मिलती है, आपको शायद अंदाजा है उसका। आपको एक एफिडेविट लिख के देना पड़ता है कि ये कार खास में मदाखलत या रियासत के खिलाफ मैं ये एक्ट फिर नहीं करूंगा, ये आपको एफिडेविट देना पड़ता है। लेकिन वो तो तुले में हैं, वो तो कहते हैं हम तो करेंगे ये सब कुछ। तो यही बात है ना कि अब कैश 22 पोजीशन में आ गए हैं। बंदे इनके पास है नहीं, जो हमने पहले भी कहा था। वर्कर होता है हर पार्टी के पास, मैं ये नहीं कहता वर्कर नहीं होता, हर पार्टी के पास वर्कर। सर जी 2 करोड़ का एग्जैक्टली 2 करोड़ का ये शेयर मैं कह रहा हूं। इन्होंने आपको याद है कि कहा था कि 200 अफराद लाहौर में अपना देंगे अपनी गिरफ्तारी, जिसके साथ 5 क्या होंगे जी लीडर्स होंगे। लाहौर में कितने लीडर्स ने गिरफ्तारी दी? लाहौर की कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही कोई नहीं था वहां पे। बात ये है कि अब मेरा जाती ख्याल है कि मैं हमेशा ही कहता था ना कि इमरान खान का जो फॉलोअर है वो एक अंधा फॉलोअर है, कल्ट फॉलोअर है। मेरा जाती ख्याल है कि अब उसका फॉलोअर इतना भी अंधा नहीं रहेगा। जबकि वही बात बड़ी खूबसूरत रेफरेंस दी सोलंकी साहब ने कि इमरान के लिए तो बेल है, तो वर्कर के लिए जेल है। आखिर में मैं एक बात करूंगा कि मेरा जाती ख्याल ये है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को एक दफा और सिर्फ एक दफा इमरान के वर्कर्स को और उसकी जो बाकी लीडरशिप है उसको कॉल देनी चाहिए कि आप अपने सारे शौक पूरे कर लिए, आए आके बैठें उसमें और बात करें कि मामला। आपको नहीं लगता कि सारे शौक पूरे करने के बाद खान साहब खुद कहेंगे कि बस आप मैंने अपने सारे शौक पूरे कर लिए, मुझे एग्जिट दे दो, इस तरीके से पैसे दे दो? खान नहीं कहेगा। खान को बनाने वाले अभी भी उसके पीछे कुछ ना कुछ लोग हैं। ठीक है, कुछ नए कुछ न्यू एडिशंस भी तो हुए हैं ना आगा साहब, कुछ एडिशंस भी तो हुए हैं। सदर साहब, जहां सोलंकी साहब ने इशारा किया, वो तो कहते हैं ट्रोजन हॉर्स हैं। वो जो नए सदर बनाने की बात हो रही है वो तो कहते हैं ट्रोजन हॉर्स हैं, जब चाहेंगे वो पासा पलट देंगे। वैसे मैं बताऊं यार साहब, मेरा दिल चाहता है कि अब 8 पार्टी कॉन्फ्रेंस को मजीद डिले ना किया जाए। ठीक है, और उसमें ये डिमांड की जाए इसकी पार्टी को, नॉट इमरान खान, पार्टी को, वर्कर्स को, लीडर्स को, कि मुल्क बचाएं, इंसानों की तरह आगे बैठे और आगे चलें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ताहिर साहब, आप आम आदमी के हवाले से बड़ी बात करते हैं डॉक्टर साहब,
ये फरमाइएगा, ये जो वर्कर है ये तो पाकिस्तानी है, तो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब के बेटे तो पहुंच गए उनके लिए, अपने वालिद मोहतरम के लिए, वालिदा गिरामी के लिए, इन वर्कर के लिए तो हमें कोई वकील नजर नहीं आया सर। वो कहते हैं कि आपने भी एक शेर सुनाया प्रोग्राम के आगाज में, एक मैं भी सुना देता हूँ कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल के, तो और दूसरा मिसरा क्या है फारूक साहब, जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला। तो ये जो शोर था पहलू में दिल का, ये ट्विटर स्पेस पे था, ये फेसबुक लाइव में था, ये व्हाट्सएप में था, जद्दोजहद का रास्ता गली कूचों में। आप कह रहे हैं यहाँ पे सर सॉरी एडिशन भी कर दें कि ट्विटर स्पेस को जो होस्ट करते हैं वो 99% लोग बाहर बैठे हुए हैं, चाहे बाहर हैं अंदर है, मैं यही कह रहा हूँ। तो अब आप देखें ये कि ये कह देना खाली जेल भरो तहरीक, लॉन्ग मार्च, ये दो नारे नहीं, इनके पीछे तहरीक है। बड़े सगीर में जब जेल भरो तहरीक हुई तो वो एक ये था कि हम नो आबादियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ अलम बगावत था और लोगों ने जेल भरी, सिविल नाफरमानी, तो उसका एक पस मंज़र है। ये नहीं सकते थे कि कहीं का नारा, कहीं की ईंट, कहीं का रोड। अब जो आपका सवाल है, एक पीटीआई के सीनियर रहनुमा मुझसे बहस कर रहे थे कि सियासी रहनुमाओं की जदोजहद सियासी कारकुनों की रंग लाई। मैंने उनसे एग्री किया कि बिल्कुल रंग लाई है, और उसका नतीजा ये हुआ है कि एक नया ओहदा तख्लीक हुआ है मरकज़ी सदर का, चौधरी परवेज़ लाइक। सियासी कारकुनों ने जदोजहद की, आज़ादी मार्च में गए, वो आज जेलें भर रहे हैं, और निगोशिएट करके एक ओहदा जिसको कहते हैं मोरूसियत है, ये है, और ये पंजाब के टाइटल आपने दिए, और अब नया टाइटल उनको मरकज़ी सदर का दिया जाए। तो आपने तक जो पंजाब का सबसे बड़ा वो डाकू कहा जाता है, डाकू भी कहते थे ना, ये पंजाब का डाकू भी खान साहब कहते थे, बल्कि मरकजी सदा का ओहदा दे रहे हैं, वो आप एक निगोशिएट कर रहे हैं। और एनआरओ फिर क्या है, ये एक सियासी एनआरओ है। दूसरा जो इसका पहलू है, ये देख जो आपने कहा कि सियासी खान वादे का, एमा डंकन एक रही है 1988 में, वो पाकिस्तान आई, उन्होंने पाकिस्तान का सियासी सफ़रनामा लिखा, ब्रेकिंग द कर्फ्यू। उसमें एक वाक़या है कि मुल्तान का एक ख़ानदान है जो पीर भी हैं, सियासत में भी थे, और वो अंग्रेज़ों के साथ यूनियनिस्ट पार्टी में, तो उन्होंने मशवरा किया अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर से कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान है और कांग्रेस है, तो कांग्रेस और यूनियनिस्ट का तो मुस्तकबिल नहीं, मकबूल मुस्लिम लीग है, तो आप इस शामिल हों। शामिल के लिए होने के लिए प्लान बनाया गया कि अंग्रेज़ कमिश्नर के हिदायत पे उन्होंने शहर में मुजाहरा किया मुस्लिम लीग की उस पे हक में। अंग्रेज़ सरकार ने गिरफ्तार किया, डिस्ट्रिक्ट रेस्ट हाउस में आए, दूसरे दिन जमानत हो गई। आज वो भी कहते हैं जी हमारी तहरीक पाकिस्तान में कुर्बानी है। तो कायदे आज़म से जब पूछा गया तो उनका मैंने कन्विंस करता हूँ इन लोगों को पाकिस्तान के केस के लिए, लेकिन मुझे पता है कि मुझसे मुलाकात के बाद ये अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करके फैसला कर, तो तब से अब तक फैसला अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर ही करता है, कारकुन जो है इनके वो वहीं तक रह जाते हैं। ठीक है, आपका मैसेज लाउड एंड क्लियर जनाब पहुंच चुका है कि वर्कर के लिए, लीडर के लिए तो पहुंच जाते हैं उनके बच्चे भी और उनके वकील भी, लेकिन वर्कर के लिए कोई भी नहीं पहुंचेगा। वर्कर को तो फिर 90 डेज शायद गुजारने ही पड़े। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, और लोगों के राजों की कुरेद न किया करो और न लोगों की निजी गुफ्तगू को कान लगाकर सुनो। आपस में दुश्मनी पैदा न करो बल्कि भाई भाई बनकर रहो। वेलकम बैक टू बाखबर जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक आदिल साहब आपको शामिल करेंगे। फरमाइएगा, जो हालात जो है लाहौर में हमने देखे, पेशावर में भी हमने ये देखा कि गिरफ्तारी किसी ने नहीं थी, सिर्फ उन्होंने जेल के बाहर से जायज़ा लिया है कि जेल किस तरह की होती है और फिर वापस आ गए। अब पिंडी में भी यही हाल होगा? नहीं मालूम पिंडी में क्या होगा, लेकिन ये जो 2 दिन के वाक़यात हैं लाहौर के और पेशावर के, उससे एक बात ज़रूर समझ में आ गई है। पेशावर में जेल के दरवाज़े पर हमला किया गया, उसे बजाया गया। कल पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ी गईं और तस्वीरें वही गाड़ियों पे चढ़ के भी विक्ट्री वाली तस्वीरें बनी और यहाँ भी। इससे एक अंदाज़ा ये होता है कि ये वायलेंस की तरफ जाना चाहते हैं। जब आप वायलेंस की तरफ जाना चाहें तो उसकी एक पीछे बात ये होती है कि आप एक ऐसी तहरीक की तैयारी कर रहे हैं जो ज़रा लंबी भी हो जाएगी और जिसके नतीजे में कोई हादसा भी हो सकता है। हादसा आप समझ लें कि उसका क्या मतलब है, बड़ा हादसा। बड़ा हादसा। तो इसकी तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन की तरफ जाने के लिए ज़रूरी ये है कि आप गिरफ्तारी देने का जो एक प्रोसेस है या एक तहरीक या फेज़, उसको तवील कर सकें। तो वो होता नज़र नहीं आ रहा। अब मुझे फौरी तौर पे कुछ मेरे जहन में शेर नहीं आ रहा, फरमाइश थी, शेर को छोड़िए, लेकिन ये कि वो तवील होता नज़र नहीं आ रहा। तवील नहीं हो रहा तो फिर आप वायलेंस भी नहीं कर पाएंगे। आप ये विजुअल भी किरण हम सामने अपने नाज़रीन के लिए आप ये देखिए कि लाहौर में जैसे गाड़ियां तोड़ी गई पुलिस की। सर, ज़िमरन पर सवाल है कि जो PNA की जो एक तहरीक चली थी और उससे पहले एक तहरीक चली थी, क्या ये जो तहरीक अभी खान साहब ने अनाउंस की है, कोई शायबा भी है उन तहरीक का इसमें? मैं अर्ज करता हूँ देखिए, अगर ये गिरफ्तारियों का प्रोसेस नहीं चलता और जैसे इन्होंने तोड़ फोड़ की, इस तोड़ फोड़ के बाद जवाब था कि इन पे तशद्दुद किया जाता, इन्हें गिरफ्तार किया जाता, मारा पीटा जाता, ये नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत एतमाद में है कि ये ना गिरफ्तारी वाला सिलसिला चलने जा रहा है, ना ये वायलेंस कर सकेंगे। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। हमारे यहाँ पाकिस्तान बनने के बाद 2 बड़ी सियासी तहरीकें चली हैं। एक 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की और एक 1983 में ज़ियाउल हक के खिलाफ MRD की तहरीक। दोनों तहरीकों ने अगरचे उनका मिजाज मुख्तलिफ था, यानी जो PNA की तहरीक थी वो मस्जिद उसका मरकज़ था, MRD का मरकज़ नहीं था, मस्जिद नहीं था, वो बाज़ार में चौक में पुरहुजूम जगहों पे जाते थे। और तय क्या था? तय ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से रोज़ाना एक वक्त पर 5 अफराद गिरफ्तारी देंगे, दफ़ा 144 तोड़ेंगे और जिच करेंगे इंतजामिया को। ये PNA की बात कर रहा हूँ। लेकिन पुरतशद्दुद नहीं होता था। और वो जिच करते थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। बिल्कुल 1983 में मस्जिद से नहीं निकलते थे, किसी बाजार से, किसी मार्केट से लोग छुपे हुए होते थे, ऐन ऐलान करदा वक्त पर निकले, नारे लगाए और कारकुनों ने गिरफ्तारी पेश की, दफ़ा 144 तोड़कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था 16 MPO के तहत। अब पता नहीं वो 16 MPO है या नहीं, ये शायद ये MP3 अब उन्होंने कहा। हाँ, वो कानूनी पोजीशन है, शायद 1960 का कानून है ये। अच्छा, 16 MPO के तहत गिरफ्तार करके उन्हें सीधा जेल ले जाया जाता था।
कोई अदालत में पेशी नहीं होती थी। आज दुहाई दी जा रही है कि किसी मजिस्ट्रेट के सामने बेसिक पेश नहीं बुनियादी किया। वो कह रहे हैं इंसानी हुकूक मजरू हाँ, हुए हैं, हाँ ना जी, पेश हमें करके। पता ही नहीं कहाँ ले गए, उनको भी पता नहीं होता था। उनको गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया जाता था, कोई वो नहीं। 3 महीने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर करता था, वो जेल में चले जाते थे और फिर वो जमानत नहीं कराते थे, ना MRD के लोग ना PNA के लोग। ओके। और वो जेल में रहते थे और तय था कि हम जमानत नहीं कराएंगे। नतीजा ये निकला कि 3-4 महीने की तहरीक में हजारों लोग जेलों में चले गए। पाकिस्तान की जेलों में कोई रखने की जगह नहीं थी। उसके बाद क्या करती थी गवर्नमेंट? उसके बाद ये करती थी कि कैदी को पकड़ा, उसमें ट्रक में डाला और कहीं जंगल में जाके 50-100 किलोमीटर दूर छोड़ दिया कि आप भुगतते फिरो, आते फिरो। ऐसा असर सिर्फ कारकुन के साथ नहीं हुआ, ख्वाजा खैरुद्दीन जैसे बुजुर्ग रहनुमा के साथ हुआ, जिन्हें कहीं जंगल में जाके छोड़ दिया गया और वो हफ्ता 10 दिन पैदल चलते हुए जाके कराची पहुंचे। ठीक है, अब जरा कंपैरिजन में अभी आ अब जाएं ये इनके कंपैरिजन साथ। हो गया ना। ठीक है। अब कंपैरिजन ये है कि औरों के लिए कारकुन के लिए जेल, मेरे लिए बेल। तो अब ये सूरत हाल है। तो ये वो कारकुन थे, ये तहरीक थी जिन्होंने बड़े बड़े आमरों को झुका दिया। अब यहाँ तो आप अपना आफियत कदे में छुप के बैठे हुए हैं और आप शाह महमूद कुरैशी को भी ये कह रहे थे कि यार आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक मैं आदमी को याद दिलाना चाहता हूँ जिसने प्रोपोगंडा किया था इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर, उसे 5 साल की कैद हुई है। इमरान खान से लेकर शाह महमूद तक और शाह महमूद से लेकर फवाद चौधरी और किसी और को तौफीक नहीं हुई उसके हक में बात करने की और उसकी जमानत के लिए जाने एक की। ने परचम की भी हाँ, वायलेशन हेलीकॉप्टर की है, वाला। उसको भी सजा हुई है। जी। ठीक है, रिट ऑफ स्टेट होनी चाहिए। जी, मुझे भी प्रोग्राम के दूसरे मौजूद इतना ही कहना है कि भाई आपको तौफीक तो हो कारकुन के लिए, इनके यहाँ नहीं है। जिस पार्टी में ये नहीं है वो पार्टी फिर इस तरह की कोई कुर्बानी दे नहीं सकती। वो सियालकोट के उसी तरह के बर्गर बच्चे निकलते हैं कि पुलिस अगर हमें मारेगी तो इनकलाब कैसे लाएंगे हम। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। और खान साहब भी थोड़ी देर पहले यही कह रहे थे कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, आपने स्पेशल ट्रीट नहीं किया इनको। तो जनाब, क्योंकि ये सियासी कैदी है। तो अब प्रोग्राम के दूसरे मौजू की जाने बढ़ना है। मुल्क की माशी सूरत हाल, IMF के साथ मुज़ाकरात और मुज़ाकरात के बाद का जो मरहला है वो तकरीबन नज़दीक लगता और मालूम होता है, जिसकी वजह से कल वज़ीर आज़म ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसके अंदर उन्होंने वो इक़दामात का उनका जिक्र किया जो कि हुकूमत ले सकती थी। हुकूमत ने उन इक़दामात के ज़रिए ये बताया गया कि 200 अरब रुपए तक का जो मामला है तखमीना लगाया गया है कि इससे बचत होगी, जिसमें लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं उनको मज़ीद नहीं ख़रीदा जाएगा, गाड़ियों को कम किया जाएगा, मुराद को कम किया जाएगा, तनख्वाहें नहीं ली जाएंगी, मुराद नहीं ली जाएंगी। वज़ीरों की जानिब से, कैबिनेट्स के जो मुशीर हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है और ये इसको खुशाइंद भी कहा जाता है, लेकिन नाकिदीन ये कहते हैं कि शायद इसमें बहुत कुछ करना अभी बाकी है। यकीनन इस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं अपने पैनलिस्ट से। और शनीला साहिबा से पहला सवाल होगा मेरा कि वज़ीर आज़म की तरफ से जो किफ़ायत शारी मुहिम का ऐलान किया गया है, इसके क्या दूरस असरात जो हैं वो मुरतब होंगे? देखिए, जब कल वज़ीर आज़म साहब ने किफ़ायत शारी मुहिम का ऐलान किया है, उसके असरात तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेंगे, लेकिन इससे एक बड़ा पॉजिटिव यही कि आप रियायतें दें, सब्सिडीज दें, लेकिन गरीब आवाम को दें जो इस लायक हैं, जिनको ज़रूरत है। आप जो है वो बिग बिजनेस को रियायतें न दें, उनको सब्सिडीज न दें, ज़मींदार अशराफिया को, शुगर कार्टेल को रियायतें न दें, आवाम को रियायतें दें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो बजट है उसमें इजाफा किया गया है, अच्छी बात है। टारगेटेड सब्सिडीज दें, इस पर हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि अच्छा है, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम जैसे ही इस प्रोग्राम में जाकर मईशत को इस्तेहकाम देते हैं तो हम बुनियादी इस्लाहात की तरफ जाएं, चाहे हम उनको मुकम्मल कर सकें ना कर सकें, लेकिन उनको रोल आउट करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट, बिल्कुल। आगा साहब फरमाइएगा, शॉर्ट टर्म मेयर के तौर पे तो उसे देखा जा सकता है, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है? हुकूमत तो कह रही है कि जी हम फॉर द टाइम बिंग ये कर सकते हैं, बट हमें अपनी इकॉनमी को सस्टेनेबल भी करना है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर सब चीज़ें कॉस्मेटिक सर्जरी हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि हमारे तमाम, अगर आप डालें, मिनिस्टर्स भी डाल लें, आप एडवाइजर्स भी डाल लें, कितनी तादाद होगी? 100 होगी। चले वो तनख्वाह नहीं लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप 2 मिनट दें तो मैं आपको कुछ फिगर शेयर करना चाहता हूँ।
पाकिस्तान में इस वक्त जो एक ग्रेड 20 का ऑफिसर है वो 7,29,000 रुपए कैश करा रहा है, जबकि तनख्वाह उसकी सिर्फ 1,60,000 है, और तमाम पाक से पिरमिड डाल के 7,29,000 रुपए का पर ग्रेड 20 ऑफिसर मुझे और आपको पड़ता है। ग्रेड 21 का ऑफिसर 1,11,000 रुपए उसकी तनख्वाह है, और वो 9,80,000 रुपए का पड़ता है पर मंथ मुझे और आपको। ये मेरे फिगर नहीं है, ये फिगर है ऑफिशियल फिगर है PIDE के। ठीक है, हजारों की तादाद में आपके ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं। कुछ ऑफिसर्स हमारे ये हैं जो कि 5 लाख पेंशन लेते हैं। क्या आप उनकी पेंशन हाफ नहीं कर सकते हैं अगर पाकिस्तान से इमरजेंसी से गुजर रहे हैं? क्या उनकी आप तनख्वाहें अपने हाफ नहीं कर सकते जो एक आदमी 7 लाख रुपए तनख्वाह लेता है? मिनिस्टर्स को आपने कर लिया तो क्या हो गया? टोटल 100 बंदों को आपने कर लिया, आप कहते हो गया काम? उसको कौन पूछने वाला है? कहां 100 आदमी, कहां तकरीबन 3,000 से ऊपर। तो ये कॉस्मेटिक ही है ना कि आपको भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया कि जी मिनिस्टर तनख्वाह नहीं लेंगे। तो मिनिस्टर तो बेचारा वैसे ही पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन तो एक आम आदमी है, मेरे और आप में से है, नॉर्मल कॉमन पाकिस्तानी है। तो फिर भी प्रेशर तो एक कॉमन पाकिस्तानी पे आया ना। जो हमारी अशराफिया है जिसकी बात IMF ने की है, आपने वो खातून का बेख्याल में ऑडियो वीडियो सुना होगा, जी, वो बार बार कह रही है DW को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। ब्यूरोक्रेसी ऑफ जी। पाकिस्तान। ठीक है, एक आदमी ब्रीज ग्रेड का अगर मुझे 7 लाख रुपए का पड़ है तो मैं उसकी तनख्वाह को तो हाथ लगाने को तैयार नहीं हूं। मैं अपने मिनिस्टर दोस्त को कहता हूं कि भाई तू यार तनख्वाह ना ले। आपका ये कहना है कि सिर्फ एक तबके को टारगेट करने से मसला हल नहीं होगा, हर एक को अपना शेयर डालना पड़ेगा। मेरा डॉक्टर ये साहब, है जी, कि करना है तो कॉस्मेटिक ना करें, ओके, हाथ डालें, सही दायरे इकोनॉमी को ठीक करें। ठीक है। वरना आपको पैराडाल से काम नहीं होगा, सर्जरी से आपने होगा। कहा ना कि लोग खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, कोई सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ओके, कोई सेटिस्फाइड नहीं होगा इस हवाले से। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा, मजीद क्या कुछ करने की जरूरत है? ये तो देखें, ये जो इकदाम किए 200 अरब रुपए का उन्होंने कहा जी बचत होगी इससे, इसमें मजीद क्या कुछ करने की जरूरत है ताकि आम आदमी को भी इसका एक रिलीफ महसूस हो, ट्रिकल डाउन इफेक्ट महसूस जी, हो? इसका मैं जवाब देने से पहले ये कहूँगा कि आपके प्रोग्राम के तवसत से हम बार बार इन रिफॉर्म्स का जिक्र करते रहे, और मैं समझता हूँ कि टीम बाखबर जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। कि मुझे बहुत खुशी हुई कल जब मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर रही, और मैं फारूक आदिल साहब से बात कर रहा था कि ये वो रिफॉर्म की बातें हैं जो करनी चाहिए। सिर्फ इंतखाबात का इनेकाद बग़ैर इस्लाहात के फिर उसी दलदल में हमें ले जाएगा जिसमें हम आज लद पाते हैं। तो ये रिफॉर्म एजेंडा है जिसके ऊपर मैं तवक्को कर रहा था कि कल 200 अरब रुपए का जो डिटेल्ड प्रोग्राम है, उसके बाद इमरान खान साहब आके कहेंगे कि जब मैं इक़्तिदार में आया तो मैं 400 अरब करूँगा, और बाकी जो इस रिफॉर्म से सादगी किफ़ायतशारी मुहिम से बाहर हैं उनका वो जिक्र करेंगे। लेकिन उन्होंने क्लेवरली इसको गोल किया। देखें, अमेरिका एक सुपर पावर है। 1979 में मेरे पास तस्वीर मौजूद है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने किफ़ायतशारी मुहिम का आगाज़ किया, वाइट हाउस की छत से किया, सोलर एनर्जी का इफ्तिताह करके। तो ये भी एक अलामत थी। तो आज भी मैं ये समझता हूँ कि नदीम उल हक एक इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी की दौर में वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे, उन्होंने मोनेटाइजेशन पॉलिसी दी। वो ये दी कि सरकारी ऑफिसर को आप पेट्रोल दे रहे हैं लिमिट कार्ड, आप उसको कैश पैसे दें, उससे आधे वो 80,000 का पेट्रोल कार्ड में देते हैं, आप 40,000 दें, वो 40,000 में से भी 10,000 बचाएगा। वो एकड़ों के साथ घर में रह रहा है, आप उसको 50,000 रुपये किराए के एवज वो घर दे रहे हैं। यहाँ F6 में 10 करोड़ की दुकान है, सामने सरकार का कोसार मार्केट के सामने 20 करोड़ का एक बंगला हम दे रहे हैं, जिसमें एक ऑफिसर लाख रुपया किराए के एवज उसको दिया जाता। आप 3 लाख किराया दे दें पर उस जगह को लीज कर दें प्राइवेट सेक्टर को, वो किराया आपको इतना आएगा। सही है। तो ये जो उन्होंने पैकेज दिया उससे सरकारी मुलाजमीन ने मोनेटाइजेशन के तहत गाड़ी ली, पेट्रोल के पैसे लिए और सरकारी गाड़ियां भी मंगवा ली। कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो हम वापस मंगाएं। अब बात यह है कि जिन इदारों से उन्होंने दरख्वास्त की, हम भी 10 पर 10 दरख्वास्त करते हैं कि खुदा का हस्ता है अदल व इंसाफ का अच्छा मेयार बना रखा है कि आप बताते भी नहीं हैं कि आपकी तनख्वाह कितनी है। एक पूरी मिसलिनियस ब्रांच है जो आपके दामादों को, आपके घरों में प्लम्बर को भेजती है, आप इलेक्ट्रीशियन को भेजती है, आपके गाउन जो है वो इस्त्री कराती है, आपके गोल्फ कोर्स के जो हैं वो उठाने वाले पीछे सामान वजनी वो पैदल चलते हैं। तो उस गोल्फ कोर्स को, उस मिसलिनियस ब्लाज के मुलाजमों को ख़त्म करना पड़ेगा, उन दीवारों को गिलाना पड़ेगा। जो नॉन कम्बेटेंट दफाई बजट है
उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क के हालात ये हैं। इसके तहत हमें ये इस्लाहात करनी हैव होगी। नॉट्स एंड हैव जिनके पास हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, ये जो कॉलोनियल एरा का प्रोटोकॉल जिसकी बात की गई है, जिसको अब शन करने की बात की गई है कि अब हम इस तरह फर्दर नहीं एक फिक्रे की मुझे इजाजत जी, दें, प्लीज मैं भूल गया था फरमाइए। फारूक आदिल साहब से। इस मुल्क पे सबसे बड़ा जुल्म किया ज़ियाउल हक ने, तरक्याती फंड अरकान असम्बली को दे के करप्शन की बुनियाद रखी। दूसरा जुल्म शौकत अजीज ने किया। ये हमारे जो भाई कह रहे थे 20 करोड़ MP1 MP2 स्पेशल पे पैकेज, इस मुल्क में ईमानदार ऑफिसर अमीर गरीब 20-22 ग्रेड के अपने बच्चों को पढ़ाते थे। ठीक है। आपने क्यों एक ऐसे पैकेज बनाए? और फिर शौकत अजीज साहब ने जो बाहर से इंपोर्टेड थे, एक पॉलिसी दी कि हर फेडरल सेक्रेटरी को और हर ताकतवर इदारे के लोगों को एक से ज़्यादा प्लाट मिलेंगे। उस एक प्लाट की आज D12 में इस्लामाबाद में 15 करोड़ वर्थ है। ठीक है, अब आपके हम इसके बाप को मुताबिक नहीं हो मिलता सकते। क्या? आपकी बात आ गई जी। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, अब जो मामलात पहले चलते आए हैं जिनका तवील जिक्र जो है वो आगा साहब ने भी डॉक्टर साहब ने भी किया, क्या अब ये कौम, इसके रहनुमा, इसकी हुकूमत, इसके इदारे उन मामलात के मुतहम्मिल हो सकते हैं? अच्छा, जैसे अभी बात हुई ताहिर नईम मलिक साहब की भी और हमारे आगा साहब की भी, उसके बाद कहने को कुछ नहीं रहा। मैं आपको चंद मिसालें पेश करता हूँ और एक वाक़या अपने बचपन का बताना चाहता हूँ। वो क्या था कि हमारे स्कूल में कुछ ईंटें बिखरी हुई थी जिससे प्रॉब्लम हो रहा था। हेड मास्टर साहब अपने ऑफिस से निकले और उन्होंने ईंटें अपने हाथ से सीधी करनी शुरू कर दी। उसके बाद बच्चे असातिज़ा सारे निकले और 1 घंटे में 2 घंटे में वो सारा मैदान साफ़ हो गया और स्कूल अच्छा दिखने लगा। तो ऐसे इक़दामात की अहमियत ये है और इसकी कदर करनी चाहिए और यहाँ से हमें मज़ीद आइडियाज़ सोचने चाहिए कि हम कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि वज़ीर आज़म ने कहा कि हम सोलर पे जा रहे हैं, तो अगला काम ये करें कि सोलर को पाकिस्तान के आम शहरी के लिए आसान और सस्ता बना दें। एक बात। एक आपको बांग्लादेश का कोई मज़ा नहीं आता बांग्लादेश की मिसालें देने में, लेकिन एक मिसाल मैं पेश करता हूँ। तो एक दफ़ा वहाँ बिजली का बहरान, तवानाई का बहरान पैदा हुआ, तो तय कर दिया रियासत ने कि कोई शख्स सूट बूट में दफ्तर में नहीं आएगा, है ना, ताकि बिजली की बचत हो सके। मलमल के कपड़े पहन के आएंगे ठीक, और खुली जूती पहन के आएंगे। वही बात जैसे व्हाइट हाउस की मिसाल सामने आई कि आपने व्हाइट हाउस के छत से बुक किया, तो आपको ये करना है। थोड़ा सा और देखें, मिसाल के तौर पे अभी ताहिर नईम मलिक साहब कराची से आए हैं। कराची में 100 पॉइंट ऐसे हैं, मैं आपको गिन के बता सकता हूँ, जहाँ ट्रैफिक जाम रोजाना होता है और घंटों होता है और फ्यूल ज़ाया होता है। और जो फ्यूल ज़ाया होता है, तो आप ये थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, आपके ट्रक तूरखम से चलते हैं और कराची तक जाते हैं और गवादर तक जाते हैं, तो इस मरहले पर जब हमारे पास तवानाई नहीं है, फ्यूल नहीं है, तो ये हम सारा शिफ्ट कर देना ट्रेन पर। जी, प्रॉब्लम होगा किसी एक छोटे से तबके को होगा, ठीक है। लेकिन आपकी इंपोर्ट तो कम हो जाएगी, आप उसका तो इंतजाम कर सकते हैं। तो हमें इस किस्म के इकदामात करने की ज़रूरत है, उसके नतीजे में एक तहरीक चलेगी। जी, आप कह रहे हैं बचत की। मल्टी फेसेटेड इक़दामात करने की अमली ज़रूरत है। इक़दाम। कोई एक फरीक जो है वो बड़ा चेंज नहीं ला सकता, सबको मिलके अपना पूरी कौम करना का काम आई है हैव ना। टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना है मुर्तज़ा सोलंकी साहब का, डॉक्टर फारूक आदिल साहब का, आगा इकरार हारून साहब का, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब का और शहीला अम्मार साहिबा का। आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से आज की जो मौज़ूआत हैं उनको समेटा है। जनाब, प्रोग्राम बाखबर से इतने, यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।